नमस्कार प्यारे बच्चों। फाउंडेशन प्रोग्राम फॉर सेकेंडरी स्टूडेंट्स ग्रेड 9 के साइंस सब्जेक्ट को लेकर के मैं अर्चना अरोड़ा पीजीटी केमिस्ट्री जीटी प्लस नाथुपुर गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। फिर से उसी चैप्टर खाद्य संसाधनों में सुधार के पार्ट 2 के साथ। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पोषक प्रबंधन। पिछली वीडियो में हमने कृषि उत्पादन के प्रबंधन के बारे में कई सारे स्टेप्स पढ़े। अब उसी कड़ी में हम अब बात करते हैं न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और पोषक प्रबंधन की। पौधों को बढ़ने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, ये किसान का मानना है और वो आपको बताना चाहता है। अब वो पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? वो 16 होते हैं, जिनमें से 2 तो हवा में प्रेजेंट होते हैं। हवा में कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, और साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो है वो पानी से मिलते हैं। प्लस 13 जो है मिट्टी में पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनमें 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, वृहद पोषक तत्व, जो कि 6 होते हैं, और उस दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो कि 7 होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि जो मिट्टी में ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट फसल को ज़्यादा होती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जिनकी सूक्ष्म पोषक तत्व जिनकी भूमि में कम मात्रा में पाए जाते हैं, और उनकी नीड्स भी फसलों को उसी हिसाब से कम ही होती है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाते हैं बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आपके आ जाएंगे बच्चों आयरन, मैग्नीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। तो आप इनके क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको जरूर तैयार करेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का। सूक्ष्म पोषक तत्व और वृहद पोषक तत्व। इसके बाद बात करेंगे हम खाद और उर्वरक की। खाद खाद जो कि कैसे मिलती है हमें? जंतु के अपशिष्ट से और पादप के अपशिष्ट को मिला करके, दोनों अपशिष्टों को मिला करके हमें क्या मिलती है? खाद मिलती है। खाद के कुछ प्रकार होते हैं बच्चों, वो होते हैं कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट, और एक और होती है हरी खाद। अब बात करते हैं हम कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट की। जानवर, पौधे, कार्बनिक अपशिष्ट जब मिलकर काम करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपोस्ट बनाते हैं, और उसी में यदि केंचुए भी जुड़ जाए तो वो वर्मी कंपोस्ट हो जाता है। हरी खाद, सड़ा पटसन और गुआर बनाते हैं हरी खाद। अब उर्वरक की बात करते हैं। उर्वरक जो है वो केमिकल से मिलके बनते हैं और वे फैक्ट्री में बनते हैं। साथ साथ इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। मिट्टी की अम्लता और खारापन को ये उर्वरक बढ़ा देते हैं। तो आपने एक मैन्योर और फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक के बीच में डिफरेंस जरूर करना है। खाद जो है हमारी नेचुरल चीजों से, प्राकृतिक चीजों से बनती है, एनिमल और प्लांट वेस्टेज से बनती है, और उर्वरक जो है वो केमिकल से बनते हैं और फैक्ट्री से बनते हैं, मतलब मैन मेड है ये। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं हमारी मिट्टी को ज्यादा जब हम यूज में ले आते हैं तो ये हमारी मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? वो अम्लता और खारापन को बढ़ा देते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी प्यारे बच्चों, इस सबको पढ़ने के बाद, कि निम्न में से किसके द्वारा खाद बनता है? आपके ऑप्शन है कूड़ा कचरा, पौधों और पशुओं के अपशिष्ट, अस्पतालों के कचरे, इलेक्ट्रॉनिक कचरे। तो प्यारे बच्चों, आपका आंसर होना चाहिए पौधों और पशुओं के अपशिष्ट। बिल्कुल सही जवाब। पौधों और पशुओं के अपशिष्ट एक साथ मिलकर खाद बनाते हैं बच्चों। अब बात करते हैं हम सिंचाई की। सिंचाई के कुछ स्रोत होते हैं। सिंचाई मतलब हमारे जो प्लांट्स हमने उगा दिए, उसमें बीज डाल दिए हमने, उसकी जितनी भी आवश्यकता थी, मिट्टी की जो आवश्यकता थी उसकी पूर्ति कर दी। अब उसको किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। समय समय पर उसमें अगर पानी का छिड़काव होता रहे, प्रॉपर पानी मिलता रहे, तो जैसे हमारे इंसान के जो बच्चे हैं वो फलते फूलते हैं, उसी तरह से हमारी खा जो फसलें हैं वो भी फलती फूलती हैं। तो उसके सिंचाई के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से होंगे? कुएं। और कुओं में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? खुदे हुए कुएं और नलकूप। इसके अलावा नहरें भी होती हैं सिंचाई का स्रोत। इसके अलावा नदी जल उठाव प्रणाली भी एक बहुत अच्छा स्रोत है।
और तालाब भी एक बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है सिंचाई की। बात करते हैं कुओं की। तो कुओं में आपके कुओं की, नदी जल उठाव प्रणाली की, नहरों की और तालाबों की बारी बारी से बात करते हैं। इसमें पानी जमीन से आ सकता है, बारिश से जमा हो सकता है। ये कौन से होते हैं? हमारे कुएं होते हैं। और जो नहरें होती हैं, वही नहरें जब होती हैं तो सीधे नदी से जुड़ी होती है, इसमें पानी नदी से सीधा खेतों तक जाता है। नदी जल उठाव प्रणाली से इन हिस्सों में पानी दिया जाता है जहाँ पानी कम होता है, और इसमें पानी पास की नदी से सीधा खेतों में डाला जाता है। और आखिरी में तालाब की बात करें तो तालाब के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये सब जगह से आने वाले पानी को इकट्ठा कर लेते हैं, और इसे हम बारिश के पानी का संग्रहण भी कहते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, बारिश का पानी जो इकट्ठा होता है वो हम घरों के बाहर इकट्ठा कर लेते हैं और उसको भी हम फसलों में डालते हैं। सिंचाई की कौन से स्रोत नदियों से पानी इकट्ठा करते हैं, उन्हें सीधा खेतों में देते हैं? अभी अभी प्यारे बच्चों आपने पढ़ा। क्या आप इनका आंसर कर पाएंगे? चलो ऑप्शन भी दे देते हैं आपको। कुएं, नहरें, तालाब, मोटर। तो आपका आंसर नहरें। बहुत सही। नहरें सीधे नदी से जुड़ी हुई है, वैसे नदी से सीधे खेतों में पानी देती हैं। अब बात करेंगे हम फसलों के पैटर्न की। फसल चक्र इस कड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फसल चक्र। अब फसल चक्र कैसे होता है? किसी भी खेत में क्रमवार पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न फसलों के उगाने को फसल चक्र कहते हैं। किसी भी खेत में हम एक बार कोई और दूसरी फिर दोबारा कोई और, फिर दूसरी, फिर दूसरी, इस तरह से हम जब रिपीटेशन करते हैं और एक के बाद एक रोटेट करते हैं जब फसलों को, तो उसे हम फसल चक्र कहते हैं। फसल चक्र की प्रणाली में क्या क्या हो जाता है? मिश्रित फसलें आ जाती हैं और अंतरा फसलीकरण आ जाता है। मिश्रित फसल, दो या दो से अधिक फसलों को उगाना मिश्रित फसल कहलाता है, जैसे गेहूं के साथ चना या गेहूं के साथ सरसों। दो या दो से अधिक फसलें एक निश्चित कतार या पैटर्न में जब उगाई जाती हैं तो उसे अंतरा फसलीकरण कहते हैं, जैसे सोयाबीन के साथ मक्का और बाजरा के साथ लोबिया। अब बात करेंगे हम फसल सुरक्षा प्रबंधन की, जो कि बहुत ही ज्यादा इस कड़ी में इंपॉर्टेंट और लास्ट स्टेप होता है, जिसको अगर हम मैनेज नहीं कर पाते, जिसका हम सही ध्यान नहीं रख पाते, तो हमारी सारी मेहनत खराब हो सकती है। बीजों के मिट्टी में उगाने से लेकर के फसलों के पकने के बाद काटने तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी अगर हम फसल की सुरक्षा का प्रबंधन तरीके से नहीं कर पाए। तो इस कड़ी में हम क्या क्या पढ़ते हैं? पौधों की बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वो बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं? जैसे कीट और पतंगे कई बार लग जाते हैं पौधों में, खरपतवार लग जाते हैं, खरपतवार उगाते हैं, और साथ साथ जीवाणु, विषाणु और कवक भी हमारी फसलों को खराब कर सकते हैं। खरपतवार की बात करें तो खरपतवार कृषि भूमि में उगे अनावश्यक पौधे होते हैं जो ऐसे ही रैंडमली उग जाते हैं, जैसे गोखरू और गाजरा घास आदि। परंतु ये इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये हमारे जो पोषक तत्व हैं, जो हमारी मिट्टी में, जो हमारे प्लांट्स की, जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स हैं, जो हम चाहते हैं कि प्लांट्स हम उगा रहे हैं, फसल जो हम उगा रहे हैं, उनमें जो पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये अपनी तरफ खींच लेते हैं, उसमें हमारी कमी कर देते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। उन पौधों में से पोषक तत्व, उस भूमि में से पोषक तत्व खींच लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी फसल की उपज में कई हद तक फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए खरपतवार ना उगे, इसका ध्यान रखें। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कीटनाशक के बारे में, कीटनाशियों के बारे में और खरपतवार नाशियों के बारे में। इन सब चीजों के साथ अगर हम काम करें तो हमारी फसलें जो है सुरक्षित रह सकती हैं। साथ साथ शाकनाशी का भी ध्यान रखें। अब फसलों को हमने बीमारियों से भी बचा लिया। अब सबसे बड़ी बात है कि जो फसल हमारी उग रही है, जो बाहर निकल के आई, अब उसका जो स्टोरेज है, जो भंडारण है, वो तरीके से हो।
उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप, फसल जो उग के आई उसको तरीके से सुखाना पड़ेगा। अच्छी धूप दे करके अगर हम उसे सुखा दें फैला फैला के, तो ये है कि उसमें फंगस लगने के चांसेस कम हो जाते हैं। साथ साथ फ्यूमिगेशन करने से, घूमक करने से भी उसमें नुकसान नहीं पहुंचे। अनावश्यक पौधे जो खेतों में उगते हैं और फसलों के साथ पोषक तत्वों और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों? उसका ऑप्शन है हमारे पास कीटनाशक, शाकनाशी, खरपतवार या खरपतवार नाशी। तो इसका आंसर होगा खरपतवार। खरपतवार वो अनावश्यक पौधे होते हैं जो कि खेती फसलों के साथ उगते हैं और संसाधनों और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज के लिए ये सेशन खत्म करते हैं और अगले सेशन में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िए और इसके नोट्स बनाइए। धन्यवाद।